वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। टॉपिक है आज का कि अंडरस्टैंडिंग डेल्टा। आप ये समझेंगे कि मैं डेल्टा एंगल के पीछे ही लग गया हूँ। असल में जब तक कि डेल्टा एंगल पूरी तरह समझ में नहीं आएगा तो उस वक़्त तक फिर आगे कोई भी स्टेबिलिटी के मुतालिक ना बात समझ में आती है, ना ही कोई अल्टरनेटर का बिहेवियर समझ में आता है, और ना ही कोई स्टेबिलिटी के मुतालिक बात समझते हैं, ना इम्प्रूवमेंट समझते हैं, ना फिर आप फैक्ट डिवाइसेस जो फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन है ना ही उसको समझेंगे, ना ही सीरीज़ और कैपेसिटर और अल्टरनेटर के साथ उनका बिहेवियर और एक्साइटेशन अंडर या ओआर या फ्रीक्वेंसी या फिर उसकी गवर्नर कंट्रोल, वो कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो इसलिए मैं डेल्टा को बार बार रिपीट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि अगर वो डेल्टा का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है ये सामने शुरू से, इसको मैं ज़रा बेहतर बना दिया आज मैंने, फिर इसको देख लें तो आगे फिर चलते हैं कि क्या करना है। इसका ताल्लुक जो है हर किस्म के अल्टरनेटर के बिहेवियर से, पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम द पावर प्लांट टू द ग्रिड, ग्रिड से एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड, लोड फ्लो स्टडी करो या ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी करो या स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी स्टडी करें, आप कुछ भी करें उसके अंदर सब में ये चीज़ आएगी। हत्ता कि जो रिले कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर भी अगर आप देखें तो उसका जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म ना हो जाए तो वहाँ पर भी तो टाइम की बात आती है, और मैंने एक छोटी सी वीडियो लेक्चर बना दिया है क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम पे। तो क्लियरिंग टाइम की कहाँ से आएगा, वो तो रिले प्लस सर्किट ब्रेकर का ही टाइम होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि ये है क्या। तो ये देखें बहुत आसान है, 3-4 दफ़ा बता दिया मैंने। हर में रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपको दूसरे वीडियो पे जाना ना पड़े, दूसरे लेक्चर पे जाना ना पड़े, रिकैप समझें। देखिए ये ग्राफ को याद रखें, इसमें वर्टिकल लाइन है जो कि पावर इनपुट को जाहिर करती है अल्टरनेटर की। मतलब स्टीम है तो स्टीम टरबाइन से जो आप प्राइम मूवर घुमा रहे हैं वो पावर है। ये गैस टरबाइन है तो गैस है, जो भी चीज़ है। विंड टरबाइन है तो विंड हो गई। और ये जो है ये एंगल डेल्टा है, और ये डेल्टा भी एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो लाल वाला जो कर्व है ये पावर का कर्व है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट है। वर्टिकल क्या है, ये इनपुट है मैकेनिकल, और ये रेड क्या है कर्व, ये है इलेक्ट्रिकल आउटपुट। और ये यहाँ पर आप देखें ये एक पॉइंट है जहाँ पर कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसकी है, ये जाहिर कर रही है कि मैकेनिकल पावर इनपुट जो भी आप दे रहे हैं, पानी है, स्टीम है, गैस है, वो कांस्टेंट है। और उस वक़्त जो ये पावर यहाँ पर है वो एक सर्टेन एंगल डेल्टा पे ये पावर यहाँ पर उसको काट रहा है, पावर के कर्व को ये हॉरिजॉन्टल लाइन काट रही है, इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब है कि ये इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, यानी कि इस पॉइंट पे सिस्टम स्टेट स्टेबिलिटी की कंडीशन पे है, उस हालत में है, स्टेटस उसका स्टेडी स्टेट स्टेबल है। और इसको फर्दर मैंने आपको ही बताया था कि अगर ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर में कोई तब्दीली आएगी, मिसाल के तौर पे मैकेनिकल पावर आपने फ्यूल बढ़ा दिया, टरबाइन से आपने गैस बढ़ा दी, आपने पानी बढ़ा दिया, तो मशीन इलेक्ट्रिकल पावर अगर फौरी तौर पे नहीं ले सकता वो, तो स्पीड बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रिकल पावर है ही नहीं, आपने बढ़ा दिया उसकी इनपुट, तो इसका मतलब है कि पी एम ज़्यादा हो जाएगा और पी इलेक्ट्रिकल कम रहेगा, तो मशीन एक्सेलरेट करेगी। इसी तरह किसी फॉल्टी कंडीशन में अगर लोड रिजेक्ट हो जाता है या लोड आ जाता है अचानक बहुत ज़्यादा, तो पी मैकेनिकल तो इतनी जल्दी नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड में, वो तो गवर्नर है उसमें और भी चीज़ें हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल लोड थोड़ी देर के लिए जो आएगा, वो जब इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ जाएगी मैकेनिकल पावर से, तो फिर वो उसकी स्पीड को स्लो कर देगा। इसका मतलब है कि अभी अल्टरनेटर आपका कभी तेज़ हो रहा है, रोटर कभी कम हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है। ये रिवर्स बस समझिए कि मैं यूँ कर रहा हूँ तो रिवर्स हो रहा है। इसका ये मतलब है कि एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन हो रहा है। अब आप कार पे जब जाते हैं, चढ़ाई पे चढ़ती है तो डिसेलरेट होने लगती है, तो उल्टी तो नहीं नीचे को चली जा रही होती, जा आगे ही रही है, लेकिन वो जो है उस वक्त आप ये कहते हैं कि डिसेलरेशन हो रहा है। ये नहीं कहते आपके रिवर्स में आप गियर लगा दें। वो गियर तो आप देखें ना, वो तो लगा हुआ है फॉरवर्ड में, तो रिवर्स कैसे हो जाएगी कार। तो ये वाला कंसेप्ट ध्यान में रखें कि ये जब आपको पढ़ाया जाता है, और आप बहुत से दूसरे भी लेक्चर देखते ही होंगे, तो आपको ये बताया जाता है कि वो एक्सेलरेट हो रही है, डिसेलरेट हो रही है। तो अगर फिजिक्स भूल चुके होते हैं हम लोग, तो हम समझते हैं कि यार ये जो अब उल्टा चल पड़ी। उल्टा चलने का कंसेप्ट नहीं है, वो तो रिवर्स पावर हो जाएगी ना। तो ये आपको यहाँ तक मैंने ये रिवाइज करा दिया, और इसमें मैंने लिख दिया है कि पी एम माइनस पी
इक्वल टू पी एक्सेलरेशन इक्वल टू ज़ीरो। अगर दोनों बराबर होंगे ज़ीरो होगा। ये स्टेबिलिटी जो है कायम है। स्टेबिलिटी की लिमिट क्या है कि डेल्टा चेंज ना हो, क्योंकि डेल्टा देखें अगर बढ़ाते हैं तो फिर ये सारी यहाँ से ये डेल्टा यहाँ आ जाएगा तो ये कर्व को यहाँ पे काटेगा। अगर मैकेनिकल यहाँ पर है और ये यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल पावर चली गई, ज़्यादा हो गई, तो फिर डिसेलरेट करेगा रोटर। अगर इसी तरह जो था वो जो था डेल्टा इधर हो गया तो ये यहाँ पर पॉइंट नीचे आ गया और ये मैकेनिकल पावर ज़्यादा है तो एक्सेलरेट करेगा। तो डेल्टा इस तरह रिलेटेड है। अब डेल्टा है क्या? डेल्टा है रोटर एंगल, लोड एंगल। डेल्टा एक इक्वेशन है जो कि हम शुरू दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं। डेल्टा उसके अंदर ड्राइव करके आती है। वो ड्राइव करके जब आई थी तो मैं वहाँ दोबारा लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू वी ई या ई वी जो भी लिखें आप, साइन डेल्टा। ये इक्वेशन ड्राइव हुई थी एक वेक्टर से, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि ई आर है ये, और इसके अंदर आप ये करंट है आई, ये पावर फैक्टर है। इसमें अगर आप वर्टिकली इसको जोड़ेंगे आई एक्सएल यहाँ पर जोड़ेंगे, ये ई आर है और यहाँ पर ये आई इंटू एक्सएल है। जब ये जोड़ेंगे रेजिस्टेंस होगा लेकिन निगलेक्ट कर दिया तो ये ई एस आएगा जो कि ज़्यादा है। इस एंगल, ये जो एंगल है इसको डेल्टा कहते हैं। वोल्टेज के दरमियान के एंगल को डेल्टा कहते हैं और पावर करंट के और वोल्टेज के दरमियान के एंगल को पावर फैक्टर एंगल या फाई या थीटा जो चाहे, लेकिन फाई नॉर्मली यूज़ होता है। और डेल्टा जो है वोल्टेज टू वोल्टेज एंगल है। इस बात को समझ लें, वोल्टेज टू वोल्टेज एंगल है जो कि ड्राइव करता है पावर को। ये एंगल नहीं होगा तो फिर पावर एक सिरे से दूसरे स्टेशन पे नहीं जाने वाली। ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लोड एंगल भी कह रहे हैं, रोटर एंगल भी कह रहे हैं। अब देखिए ये मैंने रोटर बनाया, ये स्टेटर है। आपको पता है कि रोटर के ऊपर परमानेंट मैग्नेट होते हैं और एक्साइटेशन भी इसी पे डीसी बैटरी या डीसी से दिया जाता है रेक्टिफायर के ज़रिए, वो भी रोटेट हो रहे होते हैं। और इसके अंदर जब ये रोटेटिंग आप मैग्नेटिक पोल बना देते हैं तो फिर स्टेटर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। इस रोटेटिंग की वजह से रोटेटिंग इसके अंदर भी एक फ्लक्स थ्री फेस का पैदा होता है। और ये दोनों मैंने शो किया है एंटी क्लॉकवाइज। ये जो है, ये जो इस तरह घूम रहा है, रोटर के ऊपर पोल है, मैग्नेट्स हैं, तो ये जब पूरे का पूरा मैग्नेटिक घूम रहे हैं, ये लगे होते हैं अल्टरनेट एन एस। अगर चार होंगे तो इस तरह होगा एन एस। तो वो पूरा कंप्लीट साइकिल बना देते हैं, उलट देते हैं उसको इस तरह से ही। ये तो इस एंगल को जो बिटवीन द रोटर और इस मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर इंड्यूस हो रही है उसके दरमियान में जो एंगल है, एक थोड़ा सा एंगल होता है इसके दरमियान में, इसको कहते हैं डेल्टा। तो ये डेल्टा का ये कंसेप्ट है कि ये जो एंगल है बिटवीन दी जो उसके अंदर रोटेटिंग फ्लक्स है वो और जो रोटर का रोटेशन है उसके दरमियान का एंगल जो है उसको कह रहे हैं डेल्टा। तो डेल्टा का ये थोड़ा सा मामूली सा चीज़ें समझ जाएं, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। और एज ए एप्लीकेशन इंजीनियर हमें इसको फिज़िकली मालूम होना इतना ज़रूरी नहीं है। इसका ताल्लुक उससे है कि वो डिज़ाइन का जो आदमी है अल्टरनेटर का, वो इन चीज़ों को जाने। और ये जो पोल इस तरह के मैंने दिखाए इसी को सेलिएंट पोल कहते हैं। मेरा एक लेक्चर है सेलियंसी, सेलिएंट एंड नॉन सेलिएंट पोल। इसकी वजह से जो होता है सेलिएंट पोल जो होता है उसकी वजह से इनका वेट जब ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से इसमें डैम्पिंग इफेक्ट पैदा होता है जो कि हेल्पफुल होता है सिस्टम को स्टडी रखने, स्टेबिलिटी के अंदर कायम रखने में या जल्दी से स्टेबल होने में काम आता है। इसीलिए जब ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी करते हैं तो उसमें जब मैं आपको एक पूरा वीडियो बनाऊंगा क्या क्या चीज़ें नेगलेक्ट करते हैं, उसमें एक चीज़ ये भी है कि आप उसकी सेलियंसी यानी कि सेलियंट को कंसीडर नहीं करते। आप समझते हैं सेलियंट पोल नहीं है, सिलेंड्रिकल पोल है सीधा सीधा, तो वो अनस्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा होती, जल्दी से अपनी जगह पर वापस नहीं आता है। तो इसलिए सेलियंसी जो है उसमें मैंने थोड़ा टच कर दिया है कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के अंदर सेलिएंट पोल को कंसिडरेशन में नहीं लेते, बेशक सेलिएंट पोल हो। इसीलिए जो बड़े जनरेटर होते हैं सेलिएंट पोल के भी होते हैं, हाइड्रो वाले खास तौर पे। अगर वो सेलिएंट पोल के हैं तो उसके अंदर फिर डैम्पर वाइंडिंग की मज़ीद ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही डैम्प कर देते हैं आइसोलेशंस को। आइसोलेशन क्यों आते हैं? आइसोलेशन फॉल्ट पे जब लार्ज डिस्टर्बेंस होता है तो जो ये करंट मैंने बताया ना कम या ज़्यादा होता है, मैकेनिकल पावर फौरी तौर पे उसको बैलेंस नहीं कर सकती, तो उस पीरियड के लिए जो मिली सेकंड में होता है वो सिस्टम जो है ऐसे झूले खा रहा है, स्विंग कर रहा है, उसी को हम कहते हैं स्विंग। और उसमें जो पहली दफ़ा स्विंग आता है उसको कहते हैं फर्स्ट स्विंग। उस फर्स्ट स्विंग के दरमियान में आपको फॉल्ट को क्लियर करना है तो फिर सिस्टम के बचने के चांस होते हैं, वरना फिर अल्टरनेटर आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म में चले जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप सिस्टम इंजीनियर बन रहे हैं, आप लो डिस्पैच के अंदर हैं, आप मुल्क से बाहर अगर जा रहे हैं और आपको कहीं डिज़ाइन कंपनी में जॉब मिलती है या आपको पावर प्लांट में मिलती है तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत जाननी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा ना सही
कि आपको MS PhD करना है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट जानना ज़रूरी है इसका भी। और यहाँ पर ये चीज़ तो खैर बहुत ही ज़रूरी है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर समझने के लिए, ये पूरी की पूरी। मैंने दोबारा से आपको इसका वेक्टर डायग्राम भी बना दिया यहाँ पर, और वेक्टर डायग्राम से मैंने दोबारा फार्मूला भी यहाँ पर लिख दिया। ये अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मेरी कोशिश है कि बहुत तेज़ी से मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ। आपने देख के आओ, शायद आप देखें जाके, मैंने एक सीरीज़ शुरू की है, मोरोन सीरीज़। मोरोन का मतलब होता है कि इजी वे में समझाना, या जो आदमी कम समझता है, मुश्किल से समझता है, तो फिर उसको जो आसानी से समझाने वाली सीरीज़ है। उसमें बहुत सी वीडियो निकालूंगा, बहुत मुश्किल टॉपिक पे भी बहुत आसान उर्दू में उनको मैं बयान करूँगा। तो आप इसको, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये सिर्फ वॉलंटरी चैनल है, कोई इसमें व्यूज़ से पैसे कमाने की बात नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन सिर्फ इसलिए हम कर रहे हैं कि ये हमारे ऊपर कर्ज है, हमारे कॉलेजों का, जहाँ हमने पढ़ा और जो हमने जहाँ पर जॉब की। तो मेरी बेसिक जॉब तो KLACTIC की है, और बाद में मैं सबको का चेयरमैन भी रहा। और उसके अलावा मैं NED का पढ़ा हूँ, मैंने NED पढ़ाया, नस्ट में पढ़ाया, और IEEE में पढ़ाया, और मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। तो इसलिए मैं अभी तक तालीम और फील्ड से दोनों से इन टच हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूँ। तो इसमें कोई कमर्शियल मोटिव नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़।